बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, जिसमें हम आपको खबरें, तबसरे और तजज़िये आपकी खिदमत में पेश करते हैं, पाकिस्तान से और दुनिया भर से। आज भी हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो करेंगे वो एक ज़ाहिर है पाकिस्तान से मुताल्लिक है, लेकिन किर्गिज़स्तान में बिश्कीक में एक गुज़श्ता शब एक हादसा हुआ, एक हंगामा हुआ और एक मॉब जो था वो पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स और उनकी रिहाइश गाहों में घुसा और एक हंगामा था। अब मामलात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं, ये तो अभी उसकी तफसीलात कुछ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं कि कुछ गैर मुल्की तलबा के साथ मकामी लोगों का झगड़ा हुआ और उसके बाद उन्होंने मकामी लोगों ने रद्द अमल के तौर पर हमारे पाकिस्तानी जो नौजवान थे, तलबात थे, उनके हॉस्टल्स, उनकी रिहाइश गाहों को ढूंढ कर उन पर हमले किए। अब इसमें पाकिस्तानी तालिबात भी थीं जो बहुत मुश्किल हालात में वहाँ मौजूद थीं और उन्होंने बाथरूमों में घुसकर छुप कर जान बचाई और अभी तक उनकी तफसीलात बहरहाल आ रही है। बकौल हमारी हुकूमत के कि हमारी हुकूमत जो है, हमारी जो सफारत खाना है वो उन लोगों से राब्ते में है और हुकूमत से भी राब्ते में है और कोशिश कर रही है कि इन मसाइल का हल ढूंढा जाए। वज़ीर आज़म ने तो कहा कि मैं ज़ाती तौर पर किर्गिज़स्तान हुकूमत से राब्ते में हूँ और पता नहीं वो किस तरह का राब्ता है। शायद उनका राब्ता तो वैसा ही होगा जैसे वो इमरान रियाज के मामले में उन्होंने कीनिया की हुकूमत से राब्ता किया था। लेकिन बहरहाल एक मामला है जो चल रहा है। अल्लाह करे कि इसमें बेहतरी आए हालात में और पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तानी जो तलबात हैं उन पर कोई गज़न उनको ना पहुँचे। अब दूसरी तरफ हम देखें, आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर सदारत के लिए नॉमिनेट किया गया है। 28 मई को उनका इजलास होगा जिसमें इलेक्शन होंगे। 10 बजे से 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। बाद में फिर वो चेक किए जाएंगे, उनकी जांच पड़ताल होगी और फिर उसके बाद फैसला होगा कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं। और ये बात तो तय है कि कौन कौन से उम्मीदवार नहीं, सिर्फ एक ही उम्मीदवार होंगे और वो होंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं हमारी सियासतदानों की, इसमें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये मिल्कियत है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, लेकिन अपने घर के अंदर ही घूमते रहते हैं। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मौके पर गुफ्तगू फरमाई और मुझे उनकी इलेक्शन कैंपेन याद आ गई। एक मरतबा उन्होंने फरमाया इस बार फिर कि 93 में हुकूमत मेरी ना गिराई जाती तो क्या होता, 98 में ना गिराई जाती तो क्या होता, 18 में हमारी हुकूमत को चलने दिया जाता तो क्या होता। अभी 18 की हुकूमत, 18 में तो इनकी हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल करके गई थी और ये शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि 18 में हम लोगों के साथ बड़ी जब्ती थी। हालांकि 18 तक उनका अपना वजीर आजम था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नायल हुए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत थी, तो उन्होंने क्यों नहीं काम किया और मियां नवाज शरीफ की पॉलिसियों को जारी और सारी रखा। आज भी उनकी गोलाबारी जो थी वो यही थी मियां नवाज शरीफ की कि मुझे $5 अरब की रिश्वत की पेशकश की गई। पता नहीं कौन से $5 अरब की रिश्वत उन्हें ऑफर की गई थी। और हालांकि इत्तलात यही है कि $5 अरब की इमदाद की पेशकश की गई थी कि जी हम आपको इमदाद देंगे और एटमी धमाकियात ना करें, और वो इस पर राजी भी हो गए थे। लेकिन कुछ हल्के ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं, यही वक्त है कि हम इस वक्त इस मौके का फायदा उठाएं और एटमी धमाके कर लें। हालांकि जहां तक एटमी टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, वो तो जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में एटमी टेक्नोलॉजी का वसूल और उसके कोल्ड टेस्ट जो थे वो हो चुके थे। जब मुस्लिम अखबार के एडिटर, उस वक्त के एडिटर मशाहिद हुसैन सैयद थे और उन्होंने कुलदीप नायर का एक इंटरव्यू कराया था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, और जिसमें डॉक्टर कदीर खान ने ये कह दिया था कि हमने कोल्ड टेस्ट कर लिए हैं और अगर कोल्ड
टेस्ट कामयाबी से कर लिए जाएं तो एटमी धमाके की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये कि हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं। तो ये बात तो तारीख में तहरीर है कि पाकिस्तान ने ज़ियाउल हक के दौर में न सिर्फ एटमी टेक्नोलॉजी मुकम्मल कर ली थी बल्कि उसके टेस्ट भी हो गए थे। बाकी टेस्ट जो थे वो ठीक है, धमाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में, उसमें भी उनकी उस वक्त की कैबिनेट कहती है कि उसमें उनका कसूर नहीं था, वो चाहते नहीं थे कि एटमी धमाके किए और वो डील करना चाहते थे अमेरिका से, जैसे उन्होंने कारगिल के मौके पर डील की थी अमेरिका से, इसी तरह की वो डील करना चाह रहे थे। लेकिन बहरहाल वो मामला जो है वो चल नहीं सका। तो आज उन्होंने कहा कि जी 93 में मोटरवेज बन रहे थे और फलां हो रहा था और बिजली घर बन रहे थे, IPPs बन रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को शायद ये इल्म नहीं है, या भूलने की बीमारी हो गई है इन दोनों भाइयों को, और अब या तो वो उसी जगह फिक्स हो गए हैं। मियां साहब तो पुराने 93, 95, 96 पर फिक्स हो गए हैं कि जी हम जो है फलां जगह खड़े हुए। और जनाब अली, आपने जो कुछ किया वो पाकिस्तान भुगत रहा है। आज पाकिस्तान जो कुछ भुगत रहा है वो 75% आपके कर्मों का फल है और बाकी 25% जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किए हुए कामों का फल है। इसमें कम से कम इमरान खान या PTI का कोई किरदार नहीं। आप लोगों ने जिस तरह मोटरवेज बनाई, आप लोगों ने जिस तरह सीपैक को डील किया, आपने सीपैक के नाम पर कर्ज लिए और पंजाब में मोटरवेज बनाए, पंजाब में बिजली घर बनाए, सब कुछ आपने पंजाब में बनाया। मुआहदे आपने ऐसे जिल्लत आमेज किए कि पाकिस्तानी कौम उससे बाहर नहीं निकल सकती। इतने जिल्लत आमेज, मैं इसके लिए बहुत मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन उससे हमारी कौम जो है वो तबाही और बर्बादी के उस गड्ढे में गिरी जा चुकी है कि अब हम उससे बाहर निकल नहीं सकते। हमारा सूद जो है वो रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है और अब आप जो है उन पावर हाउसेस के लिए जो आपने पंजाब में लगाए थे सीपैक के, उसके $15 अरब रीशेड्यूल करवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की 5 साल के लिए, जिस पर अंदाजा यह है कि 325 और 400 अरब रुपए का इजाफी बोझ पाकिस्तान पर पड़ेगा। मियां साहब, ये सब आप लोगों की नाअहली जहालत का फल है जो पाकिस्तानी कौम इस वक्त खा रही है। इस वक्त बिजली भी महंगी है, बिजली अंधेरे आपने दूर कर दिए, ऐसे अंधेरे किए कि आपने अंदर ही अंदर अंधेरे हमारे कर दिए। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, आइंदा अगर हमारी कौम में इतनी हिम्मत होगी तो आप जैसे चोरों को, उचक्कों को इस मुल्क से बाहर उठाकर फेंक सके किसी वक्त, जैसे इस मरतबा किया। लेकिन आप लोगों को तो एस्टेब्लिशमेंट ने बचा लिया इस दफा। अब हर दफा आपको फॉर्म 47 नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पोलिंग स्टेशन पर धांधली खत्म हो गई इंशाल्लाह, और 47 अब 47 भी खत्म हो गया। अब आपको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आप मार्शल लॉ लगवाएं। अभी गुज़श्ता दिनों हमारे एक दोस्त सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं, अहमद फरहाद सैयद या अहमद फरहाद शाह, उनको उठा लिया गया, जिसकी कोर्ट में हेयरिंग भी चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और पीर को उसकी समाअत भी है जिसमें ISI के सेक्टर कमांडर को बुलाया गया है। और मैं उस पर मुझे ज़ाहिर है उनकी जो नज़में हैं, मुझे उठा लो तो मुझे कत्ल कर दो, मुझे मार दो। अब वो पता नहीं, अब खुदा ना खास्ते उठा तो लिया गया उन्हें, वो मार ना दिए जाएं। और अगर ये हमारी ये हरकत हो गई तो शायद ये बहुत हमारी संगीन तरीन गलती होगी। मैं जब ये देख रहा था कि जी हमारे लिखारियों से भी अब लोग डरने लगे हैं। अब पहले तो निहत्ती लड़की से डरते थे, अब कलमकारों से भी डरने लगे। मुझे याद आ गया, आज से 15-20 साल पहले एक नौजवान हुआ करता था, मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म था, तुर्बत से उसका ताल्लुक था, हनीफ शरीफ उसका नाम था, और एक गरीब बाप का बेटा था। उसे इस बात पे उठा लिया गया कि जी उसने एक अफसाना लिखा था, जिसमें बलोची ज़बान में एक अफसाना था जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ कुछ काबिल एतराज़ जुमले थे। के बाद वो कई बरस तक वो नौजवान गायब रहा। फिर उसके बाद वो बाहर आया। उसके वालिद और वालदा बहुत बूढ़े ज़ईफ़, नायब कासिद उसके वालिद थे, जो लोकल गवर्नमेंट में तुर्बत में मुलाजिम थे, और वो कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे रहे कई अरसे तक, दोनों बूढ़ा और बूढ़ी, बड़े मियाँ और बड़ी भी। बहरहाल उन पर बड़ी इज्जत अफजाई ये हुई कि उसे ज़िंदा छोड़ दिया गया,
फिर उसने अपनी मेडिकल की तालीम हासिल की और फिर इस मुल्क से वो बाहर निकल गया। अब हम वही काम करना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान के बाद हमने केपीके में उठाया, केपी सिंध से उठाए, पंजाब से भी उठाए हमने, और अब हमने अहमद फरहाद को उठाया जिसका ताल्लुक कश्मीर से है। मैं अपने उन ताकतवर हलकों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस गलती को मज़ीद तवील ना होने दें, क्योंकि ये एक अमल जो है ना कश्मीरी नौजवान का उठाया जाना हमारी उस 75 बरस की सारी जो तपस्या है ना वो तबाह हो बर्बाद हो जाएंगी और हमारे मुंह पर एक कालक मली जाएगी। हमारे मुंह पर नहीं, जिनके मुंह पर मली जाएगी, पाकिस्तानी कौम के मुंह पर नहीं, लेकिन जिनके मुंह पर मली जाएगी, फिर शायद ये जो हम आज़ाद कश्मीर और की बात हम करते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो शायद हमारे लिए मुमकिन ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।